नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर के बाद अब डे 5 है, यानी कि 5वां दिन है करंट अफेयर सीरीज का, और हम लोग पहुंच चुके हैं मई 2024 के करंट अफेयर्स पे। पहले के 4 सेशंस के पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं बेटे आकाश चंदेव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल पे, एंड उम्मीद करता हूं कि आपने पीडीएफ देख लिए होंगे, आप रिवीजन उसकी कर रहे होंगे। आज के सेशन का भी आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिल पाते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, पर्सन इन न्यूज की, स्पोर्ट्स की, इंटरनेशनल, नेशनल, इंडिया की रैंकिंग, कोई समिट, हर चीज हम लोग बहुत बढ़िया से करने वाले हैं जो कि एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। सो आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग रिविजन ऑन रेगुलर बेसिस। आप ठीक ठाक रिविजन कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की भी जो करंट अफेयर मैंने करवाया उसको रिवाइज जरूर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट फर्दर अडू, बिना किसी भी टाइम को वेस्ट करते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यूक्रेन बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहा, यहीं से न्यूज आ रही है जो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने अनवील की, उसने दुनिया के सामने रखी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल स्पोक्सपर्सन। अब देखो कितनी बड़ी बात है। अगर मैं ये बोलूं ये जो लड़की खड़ी है, ये जो महिला है, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये सब एआई जनरेटेड है। इसकी पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखेगी, नाम है विक्टोरिया शी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कैटेगरी में इसको रखूंगा। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल स्पोक्सपर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री में लगाई, दैट इज यूक्रेन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विक्टोरिया शी कौन है, या उस स्पोक्सपर्सन का नाम क्या है, दैट इज विक्टोरिया शी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एआई तो आजकल हर तरफ हम लोग देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर तरफ देखते हैं, तो इस पॉइंट पे जाके ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूरदर्शन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है, जो एरा है, उसमें किसी से पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि डीडी किसान जो है बेटे दूरदर्शन का, इसने लॉन्च किए 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर्स, एआई क्रिश और एआई भूमि। जी हाँ, एआई क्रिश और एआई भूमि जो है, इसको लॉन्च किया इन्होंने बहुत शानदार तरीके से। और ये एंकर्स 50 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश तो चलो बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा मराठी, असमीज, पंजाबी, हर तरह की जो भाषा है वो ये बोलने में सक्षम है। तो बहुत खास है। तो इन एंकर्स का बेटे नेम याद रखना, नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई क्रिश और एआई भूमि किसके एंकर्स हैं? डीडी किसान के एंकर्स हैं, इनको लॉन्च किया गया। तो विक्टोरिया शी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, लेकिन वो क्या है? स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री की। और यहाँ पे क्या है? ये लोग एंकर्स हैं। ठीक है, सना एंकर के बारे में तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूं, इंडिया टुडे की एंकर है, उसको कुछ अवार्ड भी मिला था। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। मूविंग अहेड, हम लोग एक कंट्री की बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी खास कंट्री है ये, काफी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसको बोलते हैं सोलोमन आइलैंड्स। अगर आप कोरल सी के इधर जाओगे, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, तो आपको यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स दिख रहा है। सोलोमन आइलैंड्स जिसकी कैपिटल है होनियारा, ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है जेरेमी मनेले। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जेरेमी मनेले अभी मई के महीने में ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं सोलोमन आइलैंड्स के। खास बात क्या है यहाँ पे? ही इज अ प्रो चाइना लीडर। देखो अब चाइना क्या कर रहा है, पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक पे अपनी डोमिनेंस बनाना चाहता है, अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। वही रीजन है कि वो वहां पे इन्फ्लुएंस करते हैं छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को, ताकि यहां पे जाके वो माइनिंग भी कर सके, इनको एक्सप्लॉइट कर सके। तो एक तरह से ये जो लीडर है जेरेमी मनेले, ये प्रो चाइना लीडर है, मतलब चाइना की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है। तो हो सकता है कि बाकी जो कंट्रीज की प्रेजेंस है सोलोमन आइलैंड में, उसको कमजोर करने की कोशिश करे चाइना, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। मूविंग एहेड में पूर्णिमा देव बर्मन की बात करना चाहूंगा। बहुत ही बड़ा नाम है आजकल इंडिया में। अगर आप ये स्टॉक जो होता है, ये वाली जो बर्ड होती है, स्टॉक बोलते हैं इसको हम, इसकी कंजर्वेशन की अगर आप बात करोगे तो इनको रिसेंटली ग्रीन ऑस्कर मिला, यानी कि व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, उससे इनको सम्मानित किया गया। आप यहां पे देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। 2 साल पहले की बात है, इनको यूएनईपी जो है उसका एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, जिसको हम लोग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी बोलते हैं।
तो पूर्णिमा देवी बर्मन किसके साथ जुड़ी है? इनकी कंजर्वेशन के साथ जुड़ी है, स्टॉक की कंजर्वेशन के साथ जुड़ी है। इन्होंने एक हरगिल्ला सेना भी बनाई थी, आई रिमेंबर, हरगिला सेना भी इन्होंने, SEN सेना भी इन्होंने बनाई थी इनके कंजर्वेशन के लिए। ये कहां एक्टिव है बहुत ज्यादा? असम में। वैसे तो पूरे इंडिया में काम करती है, लेकिन असम में बहुत ज्यादा ये एक्टिव है। यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्लियर है। नेक्स्ट एक और महिला की मैं बात करना चाहूंगा भारत से, भारत की बेटी मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से बेटे इनको सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। सो मतलब वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट। ये जो इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। जस्ट होल्ड ऑन। सो ठीक है, मूविंग अहेड, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि ये प्लेटून कमांडर थी जो यूनाइटेड नेशंस का मिशन था कॉन्गो के अंदर। तो इन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में बहुत बेहतर भूमिका निभाई, और वही एक रीजन है कि इनको जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मैं बताना चाहूंगा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में ये एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है जो कि इनको मिला है। और इनको किस उपलक्ष्य पे मिला, किस मौके पे मिला? 29 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स मनाते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। इस बार इसकी थीम थी, बड़ी शानदार थीम थी, फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ये बेसिकली इसकी थीम थी यूएन पीस कीपिंग डे की। और इसी थीम पे, इसी दिन पे मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो या वी आर सपोज टू नो दैट। इजी। एक और पर्सन न्यूज की बात करें, चलिए एक और महिला की बात करते हैं, भारतीय महिला की बात करते हैं। यूनिसेफ है, यूनिसेफ। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को या फिर करीना कपूर को अपना नेशनल एम्बेसडर चुना। अब देखो ये तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, कि रिसेंटली यूनिसेफ इंडिया ने किसको अपना नेशनल एम्बेसडर चुना है? तो यूनिसेफ ने करीना कपूर को अपना नेशनल एम्बेसडर चुना है। अब इसमें अगेन यू डोंट नीड टू गो इन दैट मच डेप्थ, ठीक है? अगर आपको पता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और मतलब इसके अंदर क्या होता है कि लॉजिक से आंसर नहीं निकाल सकते, ये तो अगर आपको पता है तो पता, नहीं तो नहीं पता, ठीक है? और बस इतना ध्यान में रखिए, यूनिसेफ है क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर्स क्या है यूनिसेफ के? देयर हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क, यूएसए, ठीक है? न्यूयॉर्क में ही है, 1946 में स्टैब्लिश हुई थी ये। बट एनीवेज हम यूनिसेफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट में बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम की। पुतिन बहुत ज्यादा न्यूज में थे बिकॉज पुतिन ने अपॉइंट किया बेटे मिखाइल मिशुस्तिन को। यह है मिखाइल मिशुस्तिन। इन्होंने दोबारा इनको रीअपॉइंट किया एज द रशिया's प्राइम मिनिस्टर। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी मिखाइल मिशुस्तिन का नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि वर्चुअली रशिया को पुतिन ही चला रहे हैं 1999 से। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। 1999 से अगर आपने नोटिस किया हो टिल 2008 ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 2008 से 2012 तक ये वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद 2012 से अभी तक टिल टुडे ही इज द प्रेसिडेंट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 99 मतलब पिछले 25 साल से पुतिन वर्चुअली कंट्रोल करके बैठे हैं किसको? रशिया को। ये फैक्ट है, सब जानते ही वैसे तो एनीवेज मिखाइल मिशुस्तिन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। ये आपको बस मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो ये आप यहां पे देख सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट कि 1999 से अभी तक आप देख सकते हैं कि कंट्रोल कौन कर रहा है? पुतिन कर रहा है। रशिया सिनोनिमस विद पुतिन दीस डेज। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। गॉट इट? आगे बढ़े। मूविंग अहेड में बात करने वाला हूं नेपाल के कामी रीता के बारे में, कामी रीता शेरपा के बारे में। देखो शेरपाज हैं नेपाल में बहुत सारे। जब भी एवरेस्ट की चढ़ाई करनी होती है तो ऐसा नहीं कि एक दिन आप चढ़े और उतर गए, एक प्रोसेस है कई दिनों का। उसमें पहले एवरेस्ट बेस कैंप पे जाते हो, फिर धीरे धीरे अलग अलग कैंप्स पे जाते हो, उसके बाद एवरेस्ट की चढ़ाई होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यार आप कभी भी वहां जाके चढ़ सकते हैं, हमें शेरपास की जरूरत पड़ती है, और ये शेरपास बहुत हेल्प करते हैं क्लाइंबर्स की। तो आप विश्वास करें कि कामी रीता 29 बार 29 टाइम्स क्या कर चुके हैं? एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है? सो कामी रीता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट पे 29 बार चढ़ने का। तो ये
पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ा है, वी हैव टू नो दैट। गॉट इट। एवरेस्ट से ही एक अलग न्यूज भी है मई में जो काफी न्यूज में थी। ज्योति रात्रे काफी न्यूज में थे बेटे। ज्योति रात्रे भारत की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन बन गई है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। जी हाँ, भारत की सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला बन गई है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि 55 साल की उम्र में इन्होंने चढ़ाई की एवरेस्ट की, तो शी इज द ओल्डेस्ट वुमेन इन इंडिया टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ये आप ध्यान में रखेगा। तो 55 साल की उम्र में वैसे चढ़ना सच में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। सो इफ समबडी इज डूइंग दैट, तो मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है, वी हैव टू नोटिस। तो 55 साल के पहले जो रिकॉर्ड था 53 की एज में किसी ने क्लाइम किया था, अभी 55 वाले रिकॉर्ड बन गया, तो हमें यही याद रखना है। सो आई थिंक इट्स फाइन। ज्योति रात्रे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ज्योति रात्रे न्यूज में थी, क्यों थी? तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। एक मिनट, मैं एनोटेशन साथ के साथ सेव कर रहा हूं सो दैट अगर बाई चांस मेरा बैकअप फेल होता है तो उसमें दिक्कत ना हो। पिछली बार हो गई थी। ओके, एक इंडियन माउंटेनियर है सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से डबल डुअल असेंट किया। मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। ये आप मान के चलें कि पहली बार हुआ है कि एक व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों सिंगल सीजन में चढ़ा, और वो भी बहुत कम इंटरवल पे चढ़ा है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम जब भी बात करते हैं तो आप ये नोटिस करना, जैसे माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट के साउथ कोल इधर ले लो, उसके बाद क्या आती है, लोत्से है। तो ये पास पास ही है, लेकिन इतना आसान नहीं दोनों को चढ़ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये दोनों के दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, और यहाँ पे सत्यदीप गुप्ता ने दोनों को किया है क्लाइम। सो या वी आर सपोज टू नो अबाउट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। गेटिंग इट? तो देखो, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, कोई मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इजी। चलो आगे बढ़े। एक और पर्सन न्यूज की बात करूंगा मैं, कुछ अवार्ड्स की बात करना चाहूंगा, ठीक है? उसके ऊपर चलते हैं। हम सब बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस में होता है, बहुत शानदार फेस्टिवल होता है, सबको पता है शायद इसके बारे में। सदर्न जो फ्रांस है वहां पे नीस एक जगह है, वहां पे होता है। एनीवेज, फेस्टिवल दी कांस बोलते हैं हम, कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। तो ये जो फ्रांस में फेस्टिवल हुआ, यहाँ पे अनुसुईया सेन गुप्ता जो है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने बताना चाहूंगा। शेमलेस एक मूवी है, उसके अंदर बहुत बढ़िया इन्होंने एक्टिंग की। तो आपको बस नाम पता होना चाहिए बेटे, अनुसुईया सेन गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। कहां पे? कांस फिल्म फेस्टिवल में, जो फ्रांस में हुआ, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, आप सबको पता ही होगा। इसी फेस्टिवल पे हमने देखा जो पायल कपाड़िया है, इनको ग्रॉ प्री, वैसे ग्रैंड प्रिक्स इसको पढ़ते हैं कई लोग, इसको ग्रॉ प्री बोलेंगे। इनको ग्रॉ प्री अवार्ड मिला है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये जो भी मूवी इन्होंने बनाई उसके लिए इनको मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि ग्रॉ प्री जो अवार्ड है वो पायल कपाड़िया को मिला है। कहां पे? उस पर्टिकुलर कांस फिल्म फेस्टिवल की हम लोग बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू नोटिस दिस पॉइंट एज वेल। सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, इसको ध्यान में रखना। तो ये आपने माइंड में रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मैं ऑथर की बात करना चाहूंगा, एक लेखिका की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, ये जो ऑथर है, जो लेखिका है, इनका नाम क्या है पहले आप समझें। इनका नाम है जेनी एर्पेनबेक, जर्मनी की है ये बेसिकली। इन्होंने एक जर्मन में नॉवल लिखा था, उसके बाद उसको इंग्लिश में माइकल हॉफमैन ने ट्रांसलेट किया। टाइटल क्या है? कायरोस। तो कायरोस इज द नेम ऑफ नॉवल। तो जेरेमी एर्पेनबेक का जो कायरोस है, उसने इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज में जरूरी नहीं होता कि आपका नॉवल इंग्लिश में लिखा हुआ हो, आपका नॉवल किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, लेकिन किसी ने भी अगर उसको इंग्लिश में प्रॉपर्ली ट्रांसलेट कर दिया है, और अगर आपका नॉवल ऑफकोर्स अच्छा है, तो आपको मिल सकता है ये। जैसे रेत समाधि है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टूम्ब ऑफ सैंड बना दिया, गीतांजलि श्री ने लिखा था, उसको मिल गया था प्राइज कुछ साल पहले। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिल जाता है, ऐसे कोई भी कंट्री के लैंग्वेज में नॉवल हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हो। इसलिए ट्रांसलेटर का नाम भी कई बार पूछ सकता है, तो मैंने तभी ट्रांसलेटर का नाम भी यहाँ पे लिखा है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखिका जो है एर्पेनबेक, इनके जो ये नॉवल है कायरोस, इसको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला है। तो इन नॉवल की
ऑथर का नाम पूछ सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कायरोस नॉवल किसने लिखा, या जेरेमी एपेनबैक्स का कौन सा नॉवल है, या कौन से नॉवल को इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला। मतलब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लो कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, बट हाँ, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़े, ताइवान की हम लोग कई बार बात करते हैं बेटे, रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर ताइवान। तो ताइवान जो है उसके हमने अभी देखा कि नए प्रेसिडेंट आए हैं, इनका नाम है लाई चिंगते। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो नॉर्मल चाइना है, बड़ा वाला चाइना, उसको हम बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो अलग है। रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब ही क्या है, ताइवान, एक ही बात है। तो अभी मई के महीने में ही ये जीत इन्होंने हासिल की, बहुत शानदार जीत हासिल की, एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के थ्रू ये प्रेसिडेंट बने। तो ये सवाल आता है जी, ताइवान के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, या लाई चिंगते कहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ताइपी कैपिटल है, ताइवान है। चाइना इतना बड़ा है, ताइवान इतना छोटा है। चाइना तो कहता है हमारे ही पार्ट है, लेकिन ताइवान कहता है हम लोग इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान देना, इसके लिए जब ये प्रेसिडेंट बने तो प्रोटेस्ट कैसे किया चाइना ने, वो भी मैं आपको बताता हूं, वो भी मई का करंट अफेयर ही है। चाइना ने क्या किया, ताइवान को घेर लिया अपने शिप से और एक मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी, जिसका नाम रखा गया जॉइंट स्वॉर्ड 2024 ए। क्या नाम रखा गया, जॉइंट स्वॉर्ड 2024 ए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पता होना चाहिए कि जॉइंट स्वॉर्ड 2024 ए किसने किया, चाइना ने किया। किसके खिलाफ किया, ताइवान के खिलाफ किया, उसको पूरा सराउंड करके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता था। तो इसीलिए मैं बताता हूं ना कि प्रचंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको हर चीज लिंक करके पढ़ाई जा रही है, कुछ में मैं रटवा नहीं रहा हूं, ठीक है। एवरीथिंग इज वेरी मच लॉजिकल एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि कम समय में हम लोग ज्यादा रिविजन कैसे करें। आगे बढ़े, मैं बात करने वाला हूं यहां पे भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक यानी कि स्पेस टूरिस्ट के। जी हाँ, यहां पे आपको इमेज देखने को मिल रही है, इनका नाम है गोपी थोटकपुरा। तो गोपी थोटाकुरा की मैं जब बात करता हूं, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है बेटे, इन्होंने इतिहास रच दिया है। वैसे ये पायलट है प्रोफेशन से, तो ये भारत की तरफ से स्पेस में जाने वाले पहले पर्यटक यानी कि पहले टूरिस्ट बन गए हैं। तो ये पूरा का पूरा मिशन था ब्लू ओरिजिन का। तो ब्लू ओरिजिन का जो NS-25 मिशन था उसमें गए। लेकिन यहां पे इस पिक्चर में एक यहां पे ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। इनका नाम है एड ड्वाइट। जो एड ड्वाइट है, ये आपको पता है इनकी एज क्या है, इनकी एज है 90 साल। 90 की बेटे एज है इनकी, और 90 साल की उम्र में स्पेस में गए, तो ये स्पेस में जाने वाले सबसे बुजुर्ग बन गए हैं। जी हाँ, एट 90 ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू फ्लाई इन द स्पेस। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, एड ड्वाइट की बात कर रहा हूं। ये बात आप याद रखें, बहुत जज्बा चाहिए इसको करने के लिए। तो एनीवेज, ब्लू ओरिजिन की फ्लाइट थी जहां पे ये सब कुछ हुआ। न्यू शेपर्ड रॉकेट है इनका, ये इस तरह का ब्लू ओरिजिन का, इसके अंदर फ्लाई किया है। तो गोपी थोटकुरा हैज मेड हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लेना। हर चीज जो मैं यहां पे करवा रहा हूं, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं शायद यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज ना हो तो मैं यहां पे करवाऊंगा ही नहीं। इतनी बात याद रखना, अगर कोई इस पीपीटी तक जगह बना रही है न्यूज, तो वो पक्का एग्जाम ओरिएंटेड होगी, ये तो आपको भी दिख रहा होगा। आगे बढ़ते बेटे, एक अफ्रीका की कंट्री है, थोड़ी पुअर कंट्री है क्योंकि एकदम लैंडलॉक कंट्री है, इसका नाम है चैड। ठीक है जी, एक मिनट, ये जो कंट्री है इसका नाम है चैड। चैड जिसकी कैपिटल जो है वो क्या है, एन जेमा। अभी रिसेंटली हमने देखा है मोहम्मद देबी जो है वो इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं। हालांकि 2021 से ही किसी ना किसी तरह से इन्होंने चैड के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इनके पिताजी ने भी कई साल तक चैड को कंट्रोल किया, 30 साल तक। तो एनीवेज, मोहम्मद देबी इज द कंट्रोलर ऑफ, या अभी तो प्रेसिडेंट बन गए वैसे, ऑफ चैड। तो याद रखना, चैड एक सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है और वहां के लीडर का नाम है मोहम्मद देबी। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, यू नो, कि मोहम्मद देबी न्यूज में थे, कहां के प्रेसिडेंट है, यू नेवर नो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो यू शुड बी प्रिपेयर टू हैंडल दैट। इजी, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते बेटे। तो लैम, अब देखो बड़ा आसान सा नाम है, तो लैम, है ना। तो लैम अभी रिसेंटली, तो लैम जो है वो कहां के प्रेसिडेंट बने हैं, वियतनाम के। बस ये ध्यान में रख लो, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो लैम, तो लैम वियतनाम, तो लैम वियतनाम, 2-3 बार बोल लोगे आपको याद हो जाएगा। अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो लैम इज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, इंडिया की अच्छी मित्रता है वियतनाम के साथ, सो वी शुड बी नोइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको बहुत ध्यान से हम डिकोड करेंगे।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये रिपोर्ट आई कब आई, मई 2024 में आई। ये मैंने ऑफिशियल रिपोर्ट के स्निपेट लिए हुए हैं। इसमें इंडिया जो है उसने अच्छा पोजीशन ले ली है, 39th पोजीशन पे आया है इंडिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नाउ इसमें बस हम देखते हैं कि बाकी कंट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही। इसी इंडेक्स में बेटे टॉप पे है यूएस, फिर है स्पेन और थर्ड पे जापान, जो कि एशियन कंट्री है, बहुत बड़ी बात है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज होगी। थोड़ा सा पीछे आते हैं, इंडिया कहां पे है, दिख रहा है आपको, 39 नंबर पे है, टॉप 40 में हमारे 39th रैंक है इंडिया का, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी कंट्रीज भी आपको दिख ही रही होंगी। एशिया के आप देखो कंट्री जैसे चाइना टॉप 10 में है, बहुत बड़ी बात है। सिंगापुर भी टॉप 20 में है, फिर कोरिया, यूएई है, इंडोनेशिया वगैरह, मतलब ये सब कंट्रीज इंडिया से अच्छा कर रही हैं, आपके समक्ष है। लेकिन जो सबसे खराब कंट्री है वो कौन सी है, अफ्रीका की कंट्री माली। आपको पता ही है यहाँ पे टेररिज्म वगैरह बहुत है ना। तो अफ्रीका की एक कंट्री है माली, जो सबसे खराब है, मतलब 119वां रैंक है इसका, एकदम लास्ट। तो 119 कंट्रीज में से 39 रैंक इज नॉट बैड, बट हाँ ऑफ कोर्स हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको अब याद रहेगा कि भारत का रैंक 39 है, लास्ट रैंक 119 है, और टॉप पे यूएसए है इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2024। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूएसए रिलीज करता है, सो आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है जी, एक और इंडेक्स की बात करेंगे। इसमें तो इंडिया ने ठीक ठाक कर लिया परफॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आई टेल यू व्हाई। अगला जो इंडेक्स है उसको रिलीज किया किसने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेरिस में बेस्ड है। ठीक है, इसमें मतलब ये इंडेक्स का नाम क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब यहां पे देखोगे आप टॉप पे कौन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ये सब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का इसमें रैंक 180 कंट्रीज में से क्या है, 159th। नाउ दैट इज क्वाइट कंसर्निंग। टॉप 100 तो छोड़ो, हम टॉप 150 में भी नहीं है। तो इंडिया का रैंक 159 है। और सबसे खराब कंट्रीज कौन सी हैं, जैसे एरिट्रिया है, फिर उसके पहले सीरिया, बट लास्ट रैंक इसका यहाँ पे आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री है एरिट्रिया, आपने देखा होगा ना, ये सोमालिया वगैरह के पास ही है। तो ये सबसे खराब कंट्री है। वैसे तो चाइना भी अगर आप बॉटम में देखोगे 172 रैंक है, म्यांमार का 171 है, ईरान का 176 है, नॉर्थ कोरिया का 177 है, अफगानिस्तान का 178 है। बट मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा इनसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो 159 रैंक उस हिसाब से बहुत खराब है, क्योंकि आप बॉटम मोस्ट कंट्रीज देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रीडम वैसे ही बहुत कम है ना। बट इंडिया तो एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से 159 रैंक अच्छा नहीं है। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इंडिया का रैंक क्या है, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। प्लीज थोड़ा सा याद रखेगा, ये कॉपी में नोट करते रहो, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाना। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते बेटे हम लोग एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की बात करना चाहता हूं मैं, जो मई के महीने में कहां पे हमने देखी है, हुई है कोची में। कोची मतलब केरला। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है ये 1961 की ट्रीटी है। ठीक है, कब साइन हुई थी, 1961 में साइन हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी दिस इज। और यहाँ पे जो हमारा मतलब ये मीटिंग हुई है, बहुत खास मीटिंग है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, कोची में जो मीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे टूरिज्म को रेगुलेट करें एंटार्क्टिक में, पर्यटन जो है इनकॉर्पोरेट मतलब उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है, ठीक है, जो गोवा में है वैसे, तो उस वो भी इसमें शिरकत की है उसने काफी बढ़िया तरीके से। और हमारा इंटरेस्ट बहुत है एंटार्क्टिका में। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया का पहला जो यहाँ पे सेंटर बना था, जो रिसर्च सेंटर था, दैट वाज दक्षिण गंगोत्री। हालांकि अब वो डीकमीशन हो चुका है। उसके बाद हमने भारती भी बनाया, फिर मैत्री भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ऑपरेशनल है, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि एंटार्क्टिका में मतलब इंडिया की प्रेजेंस है ठीक ठाक। यहाँ पे ये देखो साउथ पोल है, तो हम लोग यहाँ पे क्रायोस्फीयर की स्टडीज करते हैं। मतलब हम लोग कैसे आइस मेल्ट कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उन सब चीजों को प्रॉपर पढ़ते हैं यहाँ पे जाके। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग इट, ये इंपॉर्टेंट क्यों आपको समझ आया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया के रिसर्च स्टेशन का नाम बताओ, दैट इज भारती मैत्री, जो कि साउथ पोल के पास है। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग अहेड, 10वीं वर्ल्ड वाटर फोरम जो है वो कहां पे हुआ है बेटे, बाली में, इंडोनेशिया में। बस इतना याद रख लेना। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम जो है, इट टुक प्लेस इन बाली, दैट इज इंडोनेशिया। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, हम थीम की कई बार बात करते हैं, वो हमें यहां पर देखने को मिली। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी,
तो वर्ल्ड वाटर फोरम जो है वो कहाँ पे हुआ है? बाली इंडोनेशिया में हुआ है। आई थिंक यू कैन रिमेंबर दैट। अब इससे ज्यादा मतलब वही ऑफकोर्स वाटर की इंपॉर्टेंस वगैरह इन्होंने सब बात की है, लेकिन हमें बस ये पता होना चाहिए थीम और कहाँ पर हुई है, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता कि बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे करें जो आपको जरूरत भी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव टू स्टे फोकस्ड। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, डू हिट द लाइक बटन, एंड सेशन के बाद आराम से इसको अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से जो तैयारी कर रहा है शेयर करते हो, तो आई थिंक उनका भी भला हो जाएगा। काजा समिट बहुत न्यूज में थी। अब ये हिमाचल में काजा नाम की जगह है, लेकिन ये उससे रिलेट नहीं कर रही। काजा समिट जो है वो जाम्बिया में हमने देखा उसको होते हुए। कहां पे देखा? जाम्बिया में। बड़ी खास चीज है, काजा कंजर्वेशन एरिया है बेटे, जो 5 कंट्रीज से मिला है, 5 कंट्री से बेसिकली बना है। और आप देखोगे यहाँ पे एलिफेंट और वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है। तो बस इतना ध्यान में रखना, ये जो कवांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर एरिया है, इसको हम लोग काजा एरिया बोलते हैं। मतलब ये मतलब है काजा एरिया का। जैसे हम लोग ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये मैंने आपको पहले तो क्लियर कर दिया है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि काजा जो पूरा का पूरा एरिया है, ये कौन सा एरिया हुआ भला? तो मैं पहले तो आपको ये बात बता दूं, हम जब अफ्रीका की बात करते हैं बेटे, जैसे ये इस तरह से अगर मैं ये सर्कल बना रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोट्सवाना है, नमीबिया है, इधर अंगोला भी है, जिम्बाब्वे है, यू कैन हैव अ लुक, जाम्बिया है। तो ये 5 कंट्रीज बन गई। वी हैव गॉट 5 कंट्रीज, है ना। तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत वल्नरेबल एरिया है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, बोट्सवाना, नमीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और अंगोला। तो ये जो पूरा एरिया है इसी को हम लोग काजा TFCA बोल देते हैं, काजा एरिया बोलते हैं। तो सवाल ये भी आता है कि काजा एरिया कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कौन सी कंट्रीज है? ये वाली कंट्रीज है। और अभी मई के अंदर हमने पूरी मीटिंग देखी, तो यहाँ पे बस यही बात हुई है कि कैसे हम कंजर्वेशन यहाँ पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज आप अगर ध्यान से देखें, ये जो एरिया है, जैसे ये अंगोला का भी आप पार्ट देखो, ये नामीबिया का पार्ट देखो, बोट्सवाना देखो, जाम्बिया देखो और आप जिम्बाब्वे देखो, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं छोटे छोटे। और ये सारे मतलब चाहे अलग अलग कंट्रीज हैं, तो इन्होंने एक साथ मिलकर इस एरिया को बचाने के प्रयास किए हैं, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी रिवर्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बहुत शानदार। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काजा एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कंजर्वेशन करना कठिन है, क्योंकि 5 कंट्रीज में ये फैला हुआ है पूरा। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो काजा है क्या? मैं फिर से बताना चाहूंगा, काजा है कवांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। तो जो कवांगो और जम्बेजी से ही हम लोग काजा बना रहे हैं। TFCA है ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, बस इतना ध्यान में रखना, दैट इज काजा। ठीक है, KA आ रहा है कवांगो से, ZA आ रहा है जम्बेजी से। जम्बेजी रिवर है ना यहाँ पे, तो कवांगो जम्बेजी रिवर से हमने इसका नाम यहाँ पे रखा है। बस इतना ध्यान में रखना, दिस इज काजा। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पे हुई है समिट, ये आपको समझ आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जाम्बिया में इसको, इन 5 कंट्रीज में से कहीं पे भी होनी है, जाम्बिया में होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने एज्यूम की है चेयरमैनशिप किसकी? कोलंबो प्रोसेस की 2026 तक। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार जब से ये फोरम बना 2003 में, इंडिया फर्स्ट टाइम इसका चेयरमैन बना, दैट्स अ बिग थिंग। और ये क्या है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बस बता देता हूं ब्रीफ में। कोलंबो प्रोसेस जो है, इसको हम लोग अगर इसका बड़ा नाम लेते हैं, दैट इज व्हाट? रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रैक्चुअल लेबर। तो आप ये समझो कि जो भी कंट्रीज हैं, मतलब एशिया की, वहां से बहुत लेबर बाहर जाती है, उनके इंटरेस्ट की बात कौन करेगा? तो कोलंबो प्रोसेस उससे रिलेट करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है इससे कि जी कोलंबो प्रोसेस बहुत न्यूज में था, कोलंबो प्रोसेस किससे रिलेट करता है? तो कोलंबो प्रोसेस रिलेट करता है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। इंडिया से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं, गल्फ में जाते हैं काम करने, तो उनकी भी तो कोई देखरेख करेगा कि भाई वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके लिए प्लस क्या है, माइनस क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी लेबर सेंडिंग कंट्रीज है ना एशिया में, कौन सी कंट्रीज है? देखिए ये फैक्ट की बात है। इंडिया है वो कंट्री, इंडिया से बहुत लेबर जाती है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इवन चाइना से भी जाती है, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब कंट्रीज एक तरह से है। तो क्या होता है, इनके कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है, यहाँ पे लेबर मोबिलिटी की बात होती है। तो बस इतना ध्यान में रखना कि ये किससे रिलेट करता है? लेबर मोबिलिटी से रिलेट कर रहा है ना। लेबर मोबिलिटी है, लेबर इश्यूज है, उससे रिलेट करता है कोलंबो प्रोसेस। ये कई लोगों को नहीं पता। तो कोलंबो प्रोसेस कैसे आएगा क्वेश्चन, किससे रिलेट करता है? क्योंकि इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेट कर रहा है। इजी।
आगे बढ़ा जाए, चलिए मूविंग अहेड। हाँ, मूविंग अहेड से पहले अब ये देखो पीपीटी खुद ही बोल रही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इफ यू हैव, बिकॉज आई वाज सीइंग द स्टैट्स, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो सेशन तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सो इट्स फॉर योर गुड ओनली, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ये सब सेशंस आपके मिस नहीं होंगे, दैट्स इट। ओके, एक जीआई टैग की बात हो जाए। कच्छ जो है जगह गुजरात में है ऑफ कोर्स, वहां का अजरक एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लोथ है बेटे, उसको क्या मिला, जीआई टैग। ये कितना सुंदर क्लोथ है देखो। अब अजरक में खास बात क्या है, मैं बस इतना बता देता हूं, ठीक है। बाकी आप अपनी मम्मी से पूछना, अपनी बहन से पूछना, बड़ी बहन से, उनको पक्का आइडिया होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। एक टेक्सटाइल है, ऑफकोर्स टेक्सटाइल क्राफ्ट है, जो कि कच्छ में बहुत सालों से किया जा रहा है, वहां की लोकल फैमिलीज करती हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं बेसिकली। तो ये जो प्रिंटिंग आपको दिख रही है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है। और हम लोग क्या देखते हैं, बहुत शानदार डिजाइन है जो इनकी अपनी हिस्ट्री को दर्शाते हैं। तो ये बहुत खास चीज है। तो मतलब कच्छ की अजरक, तो ये सवाल आता है कि अजरक क्या है, टेक्सटाइल है, कोई मेटल क्राफ्ट है, कोई फूड है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। या अजरक कहाँ का है, तो गुजरात में कच्छ नाम की जगह वहां का है। यू हैव टू नो दैट। मैंने पहले डेट्स भी बताई थी ना, कच्छ की डेट्स जो है बहुत न्यूज में थी। तो ये सब जीआई टैग्स याद करके जाना। मैं प्रचंड में साफ तौर पे ये बताता हूं कि दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। उत्तराखंड टूरिज्म ने कमाल कर दिया। उत्तराखंड टूरिज्म ने बेटे क्या स्टार्ट किया, आप ये ध्यान से देखना। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा है नक्षत्र सभा। अब ये एस्ट्रोनॉमी जो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोनॉमी में, मतलब जैसे स्काई पे फोकस करते हैं, वो टेलीस्कोप लेके गैलेक्सीज तो नहीं मैं बोलूंगा, जैसे कॉन्स्टलेशंस देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं। तो उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट बोर्ड ने एक एस्ट्रो टूरिज्म की कंपनी है स्टारस्केप, उसके साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने नक्षत्र सभा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्या देगा, ये एस्ट्रो टूरिज्म का एक्सपीरियंस देगा लोगों को। समझ आया एस्ट्रो टूरिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज को देखना चाहते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उनको इक्विपमेंट्स भी देंगे, उनसे पैसे लेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये सवाल आ सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने इंडिया में एस्ट्रो टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया रिसेंटली, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड वो स्टेट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी की बात की है, तो एक और न्यूज आइटम बताता हूं बहुत खास जी। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। सो मूविंग अहेड, एक मिनट। हाँ, दुनिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हमें देखने का मौका मिला, जो साउथ एशियन में हो रहा, साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, वहां पे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट किया है बेटे आटाकामा ऑब्जर्वेटरी को। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा आपको अगर आता है तो, कि रिसेंटली न्यूज में थी आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, वो कहां पर है, तो साउथ अमेरिका में है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी का खिताब प्रोवाइड किया है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया तो ऑफकोर्स ऑथेंटिक ही होगा। तो ये कहां पर है, चिली, ये चिली है। यहाँ पे चिली नाम की कंट्री जो है वहां पर है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। और बस इतना ध्यान में रखना कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है जिसको चिली में इनॉग्रेट किया गया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, इफ यू नो दिस मच इट इज फाइन। आगे बढ़े। मूविंग हेड में बात करने वाला हूं, नासा ने बेटे लॉन्च किया है किसको, सैटेलाइट प्री फायर को। क्यों लॉन्च किया है, ताकि क्लाइमेट चेंज को स्टडी किया जा सके। अब देखो बस इतना आप याद रखना कि प्री फायर बहुत न्यूज में था। पहली बात तो प्री फायर को लॉन्च किसने किया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जाक्सा ने, किसने किया, नासा ने लॉन्च किया। ठीक है, किस चीज से रिलेट है प्री फायर, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने से रिलेट करता है। प्री फायर का मतलब क्या है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ये देखो यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, कि देखना चाहता है कि जो हमारे पोलर पार्ट्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन्होंने कितनी हीट रेडिएट की है। उसी से हम लोग मेजर करेंगे कि ग्लेशियर्स कैसे पिघलेंगे, वो सारा डेटा जो है हम मॉडल करेंगे। तो ये छोटी छोटी सैटेलाइट्स है। तो बेसिकली इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है प्री फायर सैटेलाइट्स में, वो डायरेक्टली मेजर कर सकती है कि कितनी हीट लीक कर रही है। ये बहुत खास चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बताएगी कितनी हीट यहां पे लीक कर रही है। सो यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो प्री फायर का मतलब से वैसे समझ आ गया होगा आपको, नासा का एक प्रॉपर मिशन है एंड इट इज गोइंग टू मॉनिटर द क्लाइमेट चेंज। और वो भी कैसे स्टडी कर रहे हैं, आर्कटिक एंटार्क्टिक के एरियाज को मॉडल्स बनाएंगे, वहां पे कितनी हीट है, कितनी लीकेज हो रही है, वो सारी चीजें ये देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्री फायर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं,
बस इतना ध्यान रखना, प्री फायर का मतलब क्या है यहाँ पे मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, 31 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या थी इस बार? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस, ये थीम थी। और वर्ल्ड नो टोबैको डे को तो आपको पता ही है कि हम मनाते 31 मई को हमेशा ही, और वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है तो हम लोग कोई भी दिन को मनाने लगते हैं, बस उस तरह से हम लोग देखते हैं। और टोबैको के जो अब्यूज है या फिर टोबैको से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें उसको उजागर यहाँ पर किया जाता है इस दिन। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आगे बढ़ा जाए। ओके, अब मैं मिशन की बात करूंगा, मिशन ईशान की बात करूंगा। बड़ा खास मिशन है क्योंकि इंडिया का जो एयर स्पेस है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक फोकस है हमारा मिशन ईशान। तो पहले तो अब ये समझ लो कि मिशन ईशान है क्या। मिशन ईशान का मतलब क्या, फुल फॉर्म समझो, द इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये है ईशान की फुल फॉर्म। अब आपको इसकी फुल फॉर्म से बहुत कुछ पता चल रहा होगा, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म से क्या पता चल रहा है कि इट इज इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। सो ईशान फोकस क्या करता है? इट एम्स टू यूनिफाई व्हाट, इंडिया का जो फ्रेगमेंटेड एयर स्पेस है। मैं बताता हूं कैसे फ्रेगमेंटेड है। ये देखो, जैसे ये पूरा एरिया मुंबई एयर स्पेस है, ये चेन्नई, ये कोलकाता, ये दिल्ली, ये हमारा एयर स्पेस है बेसिकली। तो ये जो फ्रेगमेंटेड एयर स्पेस है इसको ही वो क्या करना चाहता है, इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना चाहता है। और मतलब वो बहुत बेहतर रहेगा, उससे एयर ट्रैफिक की एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इंडियन एयरफोर्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो कहने का मतलब है कि इंडिया का जो फ्रेगमेंटेड एयर स्पेस रीजन्स है उसको सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम हम लोग बनाएंगे जो नागपुर से मैनेज होगा। ये यहाँ पे ईशान का फोकस है। इतना अगर आपको समझ आ गया, वैसे तो आपको समझ आ गया है, ईशान की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है। एंड बस इतना आप ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जोरों शोरों से काम करना स्टार्ट कर दिया है। करंटली हमारे 4 क्या है, FIR है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, और एक सब FIR भी है गुवाहाटी का नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन उसको हम मानते नहीं प्रॉपर्ली। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, नागपुर पे सबको मर्ज करना चाहती है, ये बात याद रखना। यही ईशान कर रहा है और हम लोग इंडियन एयरफोर्स से काफी हेल्प भी ले रहे हैं इसके लिए। इजी, आगे बढ़े। मूविंग अहेड, सुल्तान अजलान शाह कप को कौन करवाता है? याद रखना, मलेशिया करवाता है हमेशा। और ये बहुत शानदार एक हॉकी टूर्नामेंट होता है जिसको पहली बार हुआ है कि जापान जीत गया है। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ ले कि ये हॉकी टूर्नामेंट को किसने जीता? जापान ने जीता है। ये इपो जो नाम की जगह है मलेशिया में, वहां पे अजलान शाह स्टेडियम है, वहां पे होता है। बहुत शानदार हॉकी का मुकाबला होता है जिसको ये जीत गए। तो किसने होस्ट किया? मलेशिया ने। हमेशा की तरह जीता कौन? जापान। आगे बढ़े। उत्तराखंड ने बेटे लॉन्च किया है पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। आप कभी देखते हो जैसे ड्राई पीरुल होती है, जो पाइन ट्री की लीव्स होती हैं, क्या होती हैं? पाइन ट्री की लीव्स होती हैं। उससे होता क्या है, देखो ड्राई लीव्स बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं और उससे क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर हो जाती है। तो यही देखते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इकट्ठा करो पीरुल और सरकार को आके बेचो। तो वहां पे पीरुल के कलेक्शन सेंटर बनाए उन्होंने, 50 रुपए पर केजी लोगों को दे रहे हैं। तो आप लाओ, 2-3 किलो ले आए, 150 रुपए आपके बन गए और सरकार ने लेके उसको इंडस्ट्री को बेच दिया, है ना। तो विन विन सिचुएशन होगी, आप भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, फॉरेस्ट फायर भी नहीं लग रही, एनवायरमेंट भी खुश, इंडस्ट्री भी खुश कि उनको पीरुल लीव्स मिल गई। तो ये बहुत खास चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि पीरुल है क्या, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। और किसने स्कीम चलाई है? उत्तराखंड ने पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन चलाई है। ये काफी इंटरेस्टिंग कैंपेन है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। इजी, आगे बढ़े। ओके, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम मनाते हैं बेटे 11 मई 2024 को। अब ये आपका काम है कमेंट करके बताना कि हम लोग इसको क्यों मनाते हैं, व्हाई डू वी ऑब्जर्व दैट या व्हाई डू वी सेलिब्रेट दैट। तो थीम की अगर मैं बात करूं तो थीम इस बार क्या रही? स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे की यहां पर बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो 11 मई 2024 को हमने इसको मनाया, ये आपके सामने थीम है। तो इससे पोखरन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या था इतना बड़ा दिन कि हमने इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये थीम है, बस याद रख लेना, थीम पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है बड़ी खास है। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को, कहां पे? आगरा में।
तो पहले तो समझो कि भीष्म है क्या। प्रोजेक्ट भीष्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, दिस इज द वन, ये फुल फॉर्म है इसकी। और भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या है, जैसे इसमें छोटे छोटे क्यूब्स हैं, वो आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं और उसके बाद मिला के हम क्या करते हैं, उसको एक हॉस्पिटल बनता है। उसको भी यूक्रेन के सामने भी हमने दिखाया। तो कहने का मतलब क्या, भीष्म की आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। तो इसको आगरा में हमने टेस्ट किया बहुत शानदार तरीके से। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि 25 मई को हम लोग वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाएंगे, विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाएंगे। बड़ा खास है ये क्वेश्चन, आपको आ सकता है क्योंकि पहले तो हम मनाते नहीं थे, इसी साल मनाना स्टार्ट किया है। एक्चुअली इस बार 100th एनिवर्सरी है ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। पता आपको ये बात? तो पहली बार जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, इट टुक प्लेस ऑन 25 मई 1924। 25 मई 1924 को एक टूर्नामेंट हुआ था बहुत शानदार तरीके से, वो समर ओलंपिक गेम्स थी जो पेरिस की। उसके बाद अगर आप देखो तो 25 मई 2024 में 100 साल पूरे हो गए उसके। इसीलिए अब जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहती है यूएन की कि क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर दें एक प्रॉपर डे में। ये बहुत खास चीज है। तो ये इटली और स्पेन का मुकाबला हुआ था 25 में 1924 को। इसके 100 साल पूरे हुए, तो इसी खुशी में वर्ल्ड फुटबॉल डे इन्होंने 25 मई को मनाने का फैसला किया। जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। गॉट इट? नेक्स्ट हम चले, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो अब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मतलब बहुत टफ चीज नहीं है, बट हाँ जब क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 25 मई 1924 से लेके 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए वर्ल्ड फुटबॉल डे हम लोग मना रहे हैं। आगे बढ़े। सो जस्ट होल्ड ऑन। ओके, मैं साथ के साथ एनोटेशन सेव कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। वेनेजुएला इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये बड़ी दुखद न्यूज है वैसे तो, टू लूज ऑल द ग्लेशियर। जो हिमनद होते हैं, जो परमानेंट आइस होती है जो कभी नहीं पिघलती, तो इसने सारे अपने लूज कर दिए हैं। और ये बहुत ही एक दुखद चीज है। इसकी कैपिटल का है काराकास। ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्री है। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में हम देखते हैं ऑयल रिच कंट्री वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में हमने क्या देखा, ये जो इसका एरिया यहाँ पे भी गॉट हम्बोल्ट ग्लेशियर। 1988 में कुछ ऐसा लगता था, 2015 में आप देखो कितना श्रिंक हो गया, और अब तो गायब ही हो गया। गेटिंग इट? सो ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो बस आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल द ग्लेशियर्स, तो दैट इज वेनेजुएला। ठीक है, मतलब अब उन कंट्रीज को ना गिनना जहां पे पहले कभी ग्लेशियर थे ही नहीं, लेकिन ये वो कंट्री ऐसी जिसमें ग्लेशियर्स थे लेकिन अब ये लूज कर चुका है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। इंडिया और यूएई ने बेटे मीटिंग की, किसके ऊपर मीटिंग की, बड़ी खास चीज है ये। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत खास चीज है। इंडिया में चाहे आप यहां से स्टार्ट कर लो, चाहे आप गुजरात से स्टार्ट कर लो, ये कॉरिडोर का क्या है, सबसे पहले जाएगा कहां पे, यूएई में जाएगा, जेबल अली पोर्ट पे ये। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे अल गुवाफायत है यूएई का, एंड देन विल गो टू हरदा जो कि सऊदी अरेबिया में, फिर रियाद जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग सऊदी अरेबिया एंड करके थोड़ा जॉर्डन से निकल के इजराइल जाएंगे। उसके शिप में बैठ के हम लोग कहाँ जाएंगे, पिरायस पोर्ट ग्रीस। तो आप कहाँ एंटर कर गए, यूरोप में एंटर कर गए। अब ये करने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है, नॉर्मली हम लोग क्या रूट लेते हैं, यहां से जाते हैं हम लोग ऐसे, और हम लोग क्या लेते हैं, स्विस कनाल लेते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एरिया है बाबल मंदेब का, यहाँ पे येमन हाउथी रेबल्स बहुत तंग कर रहे हैं आजकल, तो उसको हम एक तरह से इस रूट के थ्रू बाईपास कर सकते हैं। तो यही है आईएमईसी। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट कंट्रीज कौन सी हैं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसी से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये रूट हम कौन सा बाईपास कर रहे हैं, मैं आपको बता दिया। ये नीचे वाला रूट जो है स्विस कैनाल वाला, इसको हम लोग बाईपास कर रहे हैं इसके थ्रू, जो कि विन विन सिचुएशन है सबके लिए। गॉट इट? तो आप खुद देख सकते हैं, देखो इंटरनेशनली जब भी कोई क्राइसिस आता है तो कंट्रीज क्या करती है, बैठती हैं मिलके कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हैं। ये हमेशा से होता रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। क्योंकि हाउथीज का बहुत लंबा ये झमेला चल गया है, तो नोबडी इज लाइकिंग दैट। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव की बेटे बात करना चाहूंगा मैं। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है ये अब ध्यान रखना। पहली बात तो प्रोजेक्ट उद्भव किसका है, इंडियन आर्मी का है। ठीक है, शौर्य संकलन भी मैंने आपको पहले करवाया था, अगर आपने प्रचंड देखी है रेगुलरली। इंडियन आर्मी का एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उद्भव। इट इज टू रिवाइव व्हाट,
एंशियंट पैटर्न इन मिलिट्री कल्चर। ये आपको पता होगा कि हमारा एंशियंट मिलिट्री कल्चर बहुत रिच है। हम महाभारत की भी बात करते हैं इंडिया में, हम अर्थशास्त्र की भी बात करते हैं, तो हमारी मिलिट्री हेरिटेज, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज पुरानी बहुत तगड़ी हैं। मराठास की आप बात करते हो, अलग अलग। तो हमारी जो पुरानी मिलिट्री प्रैक्टिसेस थी उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और अपनी जो आज की प्रैक्टिसेस है उसके साथ अमेलगमेट करके कुछ अच्छा बनाएंगे। तो हम लोग अपनी रिच मिलिट्री हेरिटेज जो है उसको खत्म नहीं होने देना चाहते, जो हमारी विरासत है उसको खत्म नहीं होने देना चाहते, ये रीजन है इसका। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो शौर्य संकलन अलग था, वो क्या था, हम लोग डिजिटाइज कर रहे थे अपना सारा आर्काइव, दैट वाज डिफरेंट। प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये है हम लोग एंशिएंट पैटर्न जो मिलिट्री कल्चर के उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें ये ध्यान में रखना, एक इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एक तरह से एमओयू है। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 150 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में बेस्ड है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, और ये मिलके कर रहे हैं। तो इंडिया का जो एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल मिलिट्री नॉलेज है और मॉडर्न स्ट्रैटेजीज है उनको हम लोग मिक्स करेंगे, एमैल्गमेट करेंगे और कुछ बेहतर बनाएंगे। तो ये काफी एक्साइटिंग हो सकता है। सो या वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए मूविंग अहेड। इसरो ने एक स्टार्टअप को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ स्टार्टअप ने अच्छा ही किया होगा अगर कॉन्ग्रेचुलेशन मिली है इसरो की, उसकी बात करते हैं। इसरो ने बोला, ये 30 मई की बात है, मई एंड की बात है, ये 30 मई का मैंने ट्वीट उठाया इसरो का। इसरो क्या कहता है? इसरो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन अग्निकुल कॉस्मोस, वेरी गुड, फॉर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन फ्रॉम देयर लॉन्च पैड। इसने बोला, इसरो ने, कि इट इज फर्स्ट एवर कंट्रोल्ड फ्लाइट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन रियलाइज थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग से कहीं ना कहीं कोई चीज बनाई हो और इतनी सक्सेस हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, ये बात आप याद रखेगा। एंड अग्निकुल कॉस्मोस ने कुछ ऐसा ही यहां पर किया है। सो या वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो एनीवेज, अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया अपना पहला रॉकेट। आप यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब क्या है? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। डेमो मतलब डेमो होता है। श्रीहरिकोटा से इन्होंने लॉन्च किया बेटे। इट इज अ स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया है। और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अग्निकुल कॉस्मोस कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं, 2017 में बनी थी। आईआईटी मद्रास ने इसको सपोर्ट किया, आईआईटी मद्रास ने इसको इंक्यूबेट किया है अग्निकुल कॉस्मोस को। तो ये सवाल आ सकता है कि एक कंट्रोल फ्लाइट सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो बना है इंजन, तो वो किसने अचीव किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। सो या इफ यू नो दिस दैट इज फाइन। आगे बढ़े, स्पेस के जुड़ी एक और बात बताऊंगा मैं। चाइना ने बेसिकली लॉन्च किया चैंग 6 मिशन, और उसके साथ ही पाकिस्तान का iCube जो मिशन है उसको भी ये लेकर उड़ गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये ध्यान में रखना। जो पाकिस्तान का iCube Q है या फिर iCube कमार मिशन, एक ही बात है, Q स्टैंड्स फॉर कमार यहाँ पे, वो एक लूनर रिमोट सेंसिंग नैनो सैटेलाइट है। और ये बेसिकली लूनर ऑर्बिटर है, जैसे चंद्रमा के ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा ये। और आप एक चीज नोटिस करना कि चाइना ने इनकी मदद की है। तो ये सवाल आपको डायरेक्टली आ सकता है कि iCube Q किससे जुड़ा हुआ है? तो इससे दो आंसर है, एक तो पाकिस्तान से जुड़ा है, दूसरा ये एक लूनर ऑर्बिटर है, मून के चक्कर लगाने वाला ऑर्बिटर है। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, वेरी बेसिक थिंग यू नीड टू लुक इनटू। समझ आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है ये, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े, मतलब इसमें कोई डाउट हो आपको तो प्लीज मुझे बताना। सिंपल सी बात है। तो चाइना ने लॉन्च कराने में हेल्प की, लेकिन है तो पाकिस्तान का ही। वी शुड नो दैट। सिडबी ने पार्टनरशिप किया एयरबस के साथ, एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ बेसिकली इन्होंने किया है टू फाइनेंस हेलीकॉप्टर परचेजेस इन इंडिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे कि भाई यहाँ पे हेलीकॉप्टर खरीदने की जो फाइनेंसिंग है वो कौन करेगा? सिडबी करेगा। जो एक्सेसिबिलिटी है सिविल ऑपरेटर्स की वो इंक्रीज करना चाहते हैं, इंडिया में सिविल एविएशन को और एनहांस करना चाहते हैं। तो सवाल ये आएगा कि एयरबस के साथ किसने हेलीकॉप्टर फाइनेंस करने का पार्टनरशिप किया है? तो दैट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें खास बात क्या है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? लखनऊ में है, बॉम्बे वगैरह में नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इंडिया ने टेस्ट किया बेटे रुद्रम को। रुद्रम क्या है? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम क्या है? एक
एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो ये आप ध्यान में रखना। इसको सुखोई से बेसिकली लॉन्च किया गया था एंड इट इज ऑफ कोर्स यू नो गोइंग टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। जो एनिमी के एयर डिफेंस है उसको खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, बस इतना आप ध्यान में रखना। स्पोर्ट्स जगत की दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दीपा कर्माकर बहुत न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिया था एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, तो शी इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। ये जिम्नास्ट है, जिम्नास्टिक करती हैं, बहुत शानदार। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने गोल्ड मेडल जो जीता है एशियन चैंपियनशिप में, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं दीपा कर्माकर किससे जुड़ी हैं, तो जिम्नास्टिक से जुड़ी हैं, यू शुड नो दैट। आपने सुना होगा थॉमस कप और ऊबर कप के बारे में। थॉमस कप मतलब होता है वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, ऊबर कप का मतलब होता है वर्ल्ड विमेन्स टीम चैंपियनशिप। ऊबर कप महिलाओं का होता है, ये क्या होता है, बैडमिंटन होता है, ठीक है जी, बैडमिंटन के ये मुकाबले होते हैं। तो आप हैरान रह जाओगे कि फाइनल में दोनों में चाइना और इंडोनेशिया गए और दोनों में चाइना जो है गोल्ड मेडल ले गया, मतलब जीत गया है। तो इस बार ऊबर कप और थॉमस कप जो है, मतलब मेंस और वुमेन्स दोनों जो मुकाबले हैं वो किसने अपने नाम कर लिए हैं, चाइना ने अपने नाम कर लिए। नाउ दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि चाइना हैज डन अ फिनोमिनल जॉब इन बोथ ऊबर कप एंड थॉमस। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना, वैसे बैडमिंटन में थॉमस और ऊबर कप बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो वी हैव टू नो दैट। इज दैट क्लियर? सो अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, आकाशनदीप जी के बूस्टर जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लें और इसके ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दें। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आई विल सर्टनली बी एबल टू रिजॉल्व दैट। यू नो यू कैन आस्क एनी डाउट फॉर दैट मैटर जो भी आपका प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है, और पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल फाइंड अ एनोटेटेड पीडीएफ। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उन नोट्स के साथ ही मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत करें। अगेन हमने 1 घंटे के अंदर पूरा सेशन किया, कंफर्टेबली किया, कोई बहुत तेज नहीं में चला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जो थी वो आपके समक्ष रखी मैंने फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2024। मई 2024 में 2024 की जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे हमने समाप्त की। तो मैं बहुत निश्चिंत हूँ कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में 5 करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब कल करेंगे जून, फिर करेंगे जुलाई। उसके बाद आपको बस बैठ के रिवाइज करना है उनको और कुछ नहीं करना। एंड ये बहुत ही वाइटल करंट अफेयर्स है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तब आपको रियलाइजेशन हो जाएगी। सो दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज 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 इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो। अच्छा लगेगा मुझे देख के। अगर किसी को 1% भी फायदा होता है तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बट लेट्स सी और कितने लोगों को यहाँ पे फायदा हो पा रहा है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच। दैट्स मी आकाश चंदेव साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।